नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम का सबसे लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में अ, हमारी सेडिमेंट्री साइकिल कैसे वर्क करती है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि हमारी जो गैसीय साइकिल है वो कैसे काम करती है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि हमारी सेडिमेंट्री साइकिल कैसे काम करती है और उसके अंदर जो यानी कि पर्टिकुलरली साइकिल हैं जैसे फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल, इनके बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में सल्फर किस तरीके से यानी कि कहाँ से निकलता है और किस तरीके से बैक टू इन द साइकिल फॉर्म में यानी कि वर्क करता है। ठीक है, सिमिलरली फास्फोरस के लिए भी पढ़ेंगे। उसी तरीके से आगे हम लोग यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे और कितने प्रकार का इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये थी बातें इस लेक्चर के बारे में। लेकिन एक रिक्वेस्ट जो हमेशा आप लोगों से रखता हूँ क्या कि चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से मुझे एक पॉइंट मिल जाता है, मेरी वीडियो को एक पॉइंट मिल जाता है कि वो उतना फर्दर क्वालिटी वाली वीडियो बन जाती है। तो आप जितना हो सके उतना फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फास्फोरस साइकिल। देखिए, फास्फोरस से पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में हम फास्फोरस के बारे में बात करेंगे और साइकिल से पता चल रहा होगा कि उसका सर्कुलर वे किस तरीके से वो कहाँ से निकलती है और कहाँ 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 होकर फिर से बैक टू यानी कि कहाँ आ जाती है। ठीक है, तो जो फास्फोरस एक बहुत यानी कि सेंट्रल रोल यानी कि अदा करता है हमारे एक्वाटिक सिस्टम में, जहां पर हम लोग यानी देखते हैं एंड यानी हमारी वाटर क्वालिटी के अंदर। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में, वो क्या थी, एटमॉस्फेयर से आती थी। लेकिन अगर बात करें फास्फोरस की, ये मेनली हमें ये देखने को मिलती है मिनरल्स एंड द फास्फेट्स में, जो रॉक से निकलती हैं और इंटर करती हैं फ्रॉम द इरोजन एंड द माइनिंग एक्टिविटीज, यानी कि माइनिंग एक्टिविटीज के द्वारा ही निकल कर आती है, या मतलब इरोजन होता है या विदरिंग होती है। इस फिनोमिना से निकलकर रॉक से यानी कि रॉक से निकलती है, या मतलब प्रेसिपिटेशन हुआ तो बहकर आ गई, रॉक को तोड़ा गया तो निकल कर आ गई। ठीक है, बहुत सारी मतलब फास्फोरस जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से निकल कर आती है, उसका सर्कुलर वे हमें देखने को मिलता है। जो साइकिल साइकिल फ्रॉम इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटीज, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि साइकिल फ्रॉम इरोजन, इरोजन का मतलब ये होता है किसी चीज को इरोड करना। इरोड का मतलब किसी चीज को छीलना एक किस्म से, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर किसी को खुदेड़ना, खुरचना। तो इरोज करने का मतलब ये हो गया कि हमने मतलब सपोज करो ये मेरे पास एक माउंटेन है। मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इस लेयर को उतारने के लिए मैंने फावड़े का यूज किया और धीरे धीरे उसे कुरेद कुरेद के नीचे ले आया। तो ये पूरी प्रक्रिया मेरी इरोजन कहलाएगी। ये मतलब किसी चीज का विघटन होना। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज आपने क्या देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उसके अंदर यानी गुफाएं बनाई जाती हैं। तो उस चट्टानों के अंदर या मतलब जमीन के अंदर यानी कि खुदाई करके कुछ चीजों को निकाला जाता है, बहुत बहुत गहरी सुरंगें बनाई जाती हैं। उनसे जो यानी कि हमारे फास्फोरस जो निकल कर आए उसे बोलते हैं माइनिंग एक्टिविटीज के द्वारा ये फास्फोरस निकल के आया है। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रिएंट कंसीडर्ड टू बी द मेन कॉज ऑफ द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द रूटेड एंड द फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक्स। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम ये मान के चलते हैं कि ज्यादा मात्रा में ग्रोथ के लिए लाभदायक है ये। ठीक है, और फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स में भी यानी कि प्लांट्स इन यानी कि लेक के अंदर भी देखने को मतलब बहुत सारे ऐसे यानी कि प्लांट्स होते हैं जिनमें यानी कि ये फ्री फॉर्म में यानी कि वहां पर फ्लोट करती मतलब बहती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत डिफरेंट वे में यानी कि आपको फास्फोरस दिखाई पड़ रही है। देखिए, एक एक यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि यानी कि प्रेसिपिटेशन के द्वारा जब पानी यहाँ पर बहा, मतलब पानी मतलब क्या हुआ, पानी जब बरसने के बाद क्या हुआ, चट्टानों पर बहा, उसकी ऊपरी जो लेयर थी वो इरोड होकर विदरिंग यानी कि विदरिंग ऑफ द रॉक्स, यानी कि रॉक की ऊपरी लेयर जो थी वो घटित होकर नदी के द्वारा रन ऑफ हुआ उसका, यानी कि और वो जाकर डिकम यानी कि कहां पर मिल गई, जाकर वाटर में मिल गई। ठीक है, यही जो यानी कि मैंने बैक स्लाइड में भी बताया था कि फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन लेक्स, यानी कि लेक में भी हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अदर चीजेस में भी देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, यही फास्फोरस क्या होती है धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स या मतलब कोई भी यानी कि ऑर्गेनिज्म के पास आती है और उस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को अगर मान लो सपोज करो कोई एनिमल खा लेता है, बाद में जब वो यानी कि वो मर जाता है, डेड हो जाता है, तो उसको डिकम्पोज के द्वारा इस एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। और उस एक्टिविटी जिसके बाद यानी कि ये डिकम्पोज होने के बाद जब ये यानी कि डेड हो जाएगा तो ये सॉइल में फिर फर्दर यानी कि इंक्लूडेड हो जाएगा और फिर आगे फिर से वही प्रोसीजर देखने को मिलता है। मैंने जो एक फिनोमिना बताया सिंपल ये था कि रॉक से क्या हुआ,
आप देखने को मेनली आपको सल्फर मिल रही है। सल्फर फिर आ कहाँ रही है? रिवर के द्वारा। कहाँ आ रही है? ओशियन में, लेक्स में, इन सभी में आ रही है। उनके किनारे बहुत सारा वेजिटेशन देखने को मिलता है। वो वेजिटेशन जो होता है इस फास्फोरस को पाकर पनप जाता है। उसको क्या करते हैं, यानी कि जो एनिमल है या कोई भी मैमल है उसे खा लेता है। ठीक है, खाने के बाद उसे क्या करता है, जैसे ही वो यानी कि उसे यानी कि जो मल त्यागता है या मतलब खुद यानी कि डेड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजर्स उसको यानी कि डिकम्पोज कर देते हैं सॉइल में, और सॉइल के बाद उस पर कोई अदर यानी हमारे यानी कि प्लांट्स या कोई हमें चीज दिखाई पड़ती है। फिर वो जब डेड हो जाता है तो सॉइल में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से सॉइल की न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर जो प्लांट हमें पहले दिख रहा था उसी तरीके से कोई अदर प्लांट यानी कि आ जाता है हमारे सामने। ये बात समझ में आ गई? ये सभी बातें थी फास्फोरस साइकिल के। द मेन स्टोरेज ऑफ द फास्फोरस इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अगर हम बात करें फास्फोरस की तो ज्यादा से ज्यादा उसका स्टोरेज हमें कहां देखने को मिलता है? अर्थ के क्रस्ट में देखने को मिलता है। On land, phosphorus is usually found in the form of the phosphate। अगर धरती के ऊपर देखा जाए तो यानी कि जो फास्फोरस हमें फॉस्फेट के रूप में देखने को मिलता है। बाय द प्रोसेस ऑफ द विदरिंग एंड द इरोजन फॉस्फेट्स इंटर्स रिवर एंड द स्ट्रीम दैट ट्रांसपोर्ट देम टू द ओशियन। कहने का मतलब यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ द विदरिंग, विदरिंग मैंने अभी बताया पानी बरसता है जब, तो उसमें क्या होता है, ऊपर की जो यानी कि जो लेयर होती है इरोड हो जाती है, इरोजन या मतलब विदरिंग के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा। ठीक है, विदरिंग भी ये भी होता है कि मान लो सपोज करो कहीं पर कोई एनिमल गया, वहां पर उसने यानी कि चलना स्टार्ट किया तो वहां की जो लेयर थी उठकर और कहीं चली गई, तो इसके द्वारा भी यानी कि हमारा यानी कि फास्फोरस जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो रहा है। तो बाय द रिवर स्ट्रीम के द्वारा बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है ओशन को, मतलब समुद्र को पहुंच जाता है, और समुद्र के द्वारा फिर से यानी कि कोई प्लांट्स में पहुंचता है, और फिर से कोई एनिमल में, और फिर से सोइल में, और फिर से यानी कि उसका वेदरिंग प्रोसीजर होता है, फिर से बैक टू ओशन हो जाता है। ठीक है, in the ocean once the phosphorus accumulates on the continental slabs in the form of the insoluble deposits। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम ओशन में देखें तो फॉस्फोरस जो एक्युमुलेट करता है ऑन द कंटिनेंटल स्लैब्स में, और किसके फॉर्म में, यानी कि इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स, यानी डिपॉजिट्स में, यानी कि वो इस यानी कि सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, आफ्टर द मिलियन ऑफ ईयर, बहुत सालों बाद, लाखों यानी कि लाखों सालों बाद, दसों लाखों साल बाद, द क्रिस्टल प्लेट्स राइज, यानी कि जो नीचे की धरती की जो प्लेट्स होती हैं वो राइज करती हैं। ठीक है, राइज फ्रॉम द सी फ्लोर टू एक्सपोज द फॉस्फेट ऑन द लैंड। ठीक है, आफ्टर मोर टाइम, बहुत ज्यादा समय के बाद, विदरिंग विल बी रिलीज, विदरिंग क्या, विदरिंग की प्रक्रिया द्वारा विदरिंग विल रिलीज देम फ्रॉम द रॉक, फिर से यानी कि रॉक जो होती है उसे रिलीज करती है। साइकिल जो होती है जियोमॉर्फिक यानी कि जियोकेमिकल फेज में, जहां पर यानी कि फिर से हमें देखने को मिलता है हमारी फास्फोरस बैक टू ओशन आ जाती है। अब बात करेंगे सल्फर साइकिल। तो सल्फर, अभी हमने फास्फोरस के बारे में बात किया, अब बात करेंगे सल्फर के बारे में। सल्फर रिजर्वायर इज इन द सोइल सेडिमेंट्स वेयर इट इज लॉक्ड इन ऑर्गेनिक, जिसमें हम लोग बात करें सल्फर कहां देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलता है कोल, ठीक है, ऑयल एंड पीट। पीट भी एक यानी कि सब्सटेंस है हमारे किसका, कोल का ही। एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट, इसमें अगर हम बात करें पाइराइट रॉक, सल्फर रॉक, ठीक है, उसमें हमें सल्फर के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सल्फेट। हमें यानी कि अधिकतर यानी इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उसमें यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है, सल्फर जो होता है वो सल्फेट में, सल्फाइड में, और यानी कि ऑर्गेनिक सल्फर, ठीक है, इनमें, इनके रूप में हमें सल्फर दिखाई पड़ती है। इट इज रिलीज बाय द विदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि ये भी जो है रॉक के विदरिंग के द्वारा निकलती है, क्या, सल्फर। Erosional runoff and decomposition of organic matters and is carried to terrestrial and the aquatic ecosystem in salt solution. It release by withering of the rocks। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किससे रिलीज की जाती है, जब यानी कि किसी रॉक का विदरिंग होता है या यानी कि किसी रॉक के ऊपर विदरिंग एक्टिविटीज होती है तो उसके द्वारा ये क्या होता है, रिलीज होती है, या उसका इरोजन होता है, मतलब वो घटित होती है चट्टान, उसमें से निकलती है सल्फर। या फिर हमें ये देखने को मिलता है इरोजनल रन ऑफ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इनटू एंड इज कैरिड टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक सिस्टम इनटू सॉल्ट सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये कुछ समझने वाली बातें थी जो हमारी समझ में आ गई। अब बात क्या है वो आगे समझते हैं। सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंट्री एक्सेप्ट एस two of its compound, hydrogen sulfide and sulfur dioxide, and the gaseous component to its normal sedimentary cycle. My dear friends, please concentrate this particular topics because it is very important.
सल्फर साइकिल जो है वो मोस्टली सेडिमेंट्री है। वो किस चीज को एक्सेप्ट करके, सेडिमेंट्री मतलब यहां पर हमें यानी कि उसके कंपोनेंट जो होंगे एक यानी कि सॉलिड स्टेट में दिखाई पड़ेंगे, एक फिजिकल वे में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर बात करें हम लोग यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड जहां पर यानी कि गैसियस स्टेट में रहती है, वो हम बात करेंगे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरा आपका हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ये मतलब ये सल्फर का एक यानी कि साइकिल प्रोसीजर है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है एक इमेज के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि सल्फर जो है वो कुछ केसेस में आपको एटमॉस्फेयर में भी दिखाई पड़ रही है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ठीक है, ये दो केस दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि विदरिंग ऑफ द रॉक से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये देखिए कि जब यहाँ से विदर हुआ तो यहाँ से क्या देखने को मिला, कुछ यानी कि वेजिटेशन देखने को मिला। धीरे धीरे क्या हुआ, ये वेजिटेशन डिके करते हैं या जो भी है, या डायरेक्ट आना यानी कि हमारा सल्फर यानी कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें ओशन में देखने को मिल रहा है, जहां पर इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, वाटर से हो रही है या ऑक्सीजन से हो रही है। और ये एक नया कंपाउंड बना रहा है सल्फर सल्फेट टू माइनस, यानी कि कहने का मतलब यानी यहाँ पर यह है सल्फर टेट्रा टू निगेटिव आयंस के बारे में यानी यहाँ पर जानकारी दे रहा है। क्योंकि जब यहाँ पर जैसे H2SO4 आपने देखा होगा, एक कंपाउंड होता है H2SO4, ये कंपाउंड है। सिमिलरली यहाँ पर जब इस कंपाउंड को अगर हम तोड़ दें तो SO4 तो रहेगा, इस पर 2 आयन पॉजिटिव चला जाएगा और इस पर 2 आयन माइनस चला जाएगा। वही प्रोसीजर यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से यहाँ पर हाइड्रोजन यानी क्या बोलते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ पर यानी कि हमने खाली सल्फ्यूरिक यानी सल्फर और ऑक्साइड को निकाल लिया है। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन को निकाल लिया है, हाइड्रोजन को अलग निकाल दिया है। ये प्रोसीजर आप एक बार दोबारा अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में मैं क्या बताना चाह रहा हूं और यहाँ पर क्या हुआ है। इस टेक्स्ट को समझते हैं कि टेक्स्ट के द्वारा क्या हमें समझने को मिलता है। सल्फर इंटर्स एटमॉस्फेयर, सल्फर जो यानी कि एंटर्स करता है यानी कि घुसता है हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज, बहुत सारे सोर्स हैं जिसके द्वारा, जैसे आपको देखने को मिलेगा वॉल्केनिक इरप्शन, कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, और फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियन एंड फ्रॉम द गैसेज एंड रिलीज द डिकम्पोजिशन। यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर देखने को मिलते हैं जहां पर यानी कि ये चीजें रिलीज की जाती हैं। एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड आल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन है यानी कि जो हवा में मतलब वातावरण में हमें यानी कि हाइड्रोजन देखने को मिलती है, ठीक है, सल्फाइड आल्सो गेट ऑक्सीडाइज, यानी कि क्या हो जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू द सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, सल्फर एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड इज कैरिड बैक टू द अर्थ, यानी कि दोबारा से बैक टू अर्थ में आ जाती है आफ्टर बीइंग डिसॉल्व इन द वाटर एज ए वीक सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि वो जब पानी में डिसॉल्व हो जाती है तो उसे वीक सल्फ्यूरिक, क्योंकि उसमें यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा आ गया तो वीक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। आपने बैटरों में या मतलब बैटरी में आपने देखा होगा कि उसमें H2SO4 पड़ा होता है, H2SO4 पड़ा होता है, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ये क्या होता है, तनु होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सॉरी डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट। ठीक है, क्यों डाइल्यूट होता है, क्योंकि इसमें इतनी मात्रा नहीं होती है। क्योंकि अगर सपोज करो बैटरी ब्लास्ट कर जाती है, सपोज एनीबॉडी सिटिंग बिसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर बैटरी, देन इट इंस्टेंट ऑफ टाइम इट विल बी वो यानी कि उससे क्या हो जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो उसको हार्म पहुंचा सकता है, बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन इसीलिए ऐसी यानी कि घरेलू जो बैक्टीरिया होती हैं उसमें बहुत ही मतलब डाइल्यूट यानी कि बहुत ही तनु मतलब पतला, यानी कि हमें कॉन्सेंट्रेशन में यानी कि क्या देखने को मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड, या हम लोग बोल सकते हैं H2SO4। ठीक है, whatever the source, कोई भी सोर्स हो, मान लो सल्फर इन द फॉर्म ऑफ द सल्फेट्स इज टेक अप बाय द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के द्वारा टेकअप किया जाता है, एंड इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा ये कहा यानी जाता है इनटू द सल्फर बियरिंग अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन टू ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑटोट्रॉफ टिश्यूज। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यानी कि भोजन यानी कि किससे बनाते हैं, क्या बोलूं मैं, हाँ, अपना भोजन सूर्य से बनाते हैं, जितने भी यानी कि नेचर है, तो उनके अंदर ये उन टिश्यूज के अंदर ये पहुंच जाता है, किसके द्वारा, विदरिंग प्रोसीजर के द्वारा, एमिनो एसिड की क्रिया के द्वारा। ठीक है, देन इट देन पासेस, यानी कि
ये पास करता है थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। जब कोई उस यानी कि ऑटोट्रोफ या उस पर्टिकुलरली नेचुरल वेजिटेशन को चर लेता है या खा लेता है, उसको खा लेता है, तो क्या होता है, ग्रेजिंग प्रोसीजर के द्वारा क्या होता है, जो सल्फर बॉन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरिड बैक टू द सॉइल, यानी कि वो सॉइल में बैक, यानी कि खाने के बाद, और जब उसे डेड ऑर्गेनिक हो जाता है वो दोबारा यानी कि सॉइल में चला जाता है। टॉप टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड्स एंड द लेग्स सीज थ्रो द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिकम्पोजिशन इज द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जब वो खाने वाला उसको मरता है तो दोबारा से फिर सॉइल जो होती है उसी में मिल जाती है। अब अगली बात है, उसको समझिए। बायोजियोकेमिकल साइकिल, biogeochemical cycle discussed here are only a few of the many cycles present in the ecosystem। कहने का मतलब बायोजियोकेमिकल, बायो से क्या समझ में आ रहा है, लाइफ, जियोकेमिकल मतलब अर्थ के बारे में, जियो मतलब धरती और केमिकल रिलेटेड यानी कि जो भी यानी कि पर्टिकुलर केमिकल है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल डिस्कस, वो ये किसके बारे में डिस्कस कर रही है, ओनली द फ्यू ऑफ द मेनी साइकिल्स, कुछ यानी कि साइकिल्स उसके बारे में, प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। दीज साइकिल्स यूजुअली डू नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ये जो साइकिल है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करती, बट इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है एट द सम पॉइंट ऑफ द अदर। अब बात आती है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। मैंने पहले भी लेक्चर के शुरुआती दौर में बताया था कि हम आज इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसको एक इमेज के द्वारा मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। ये कुछ यानी कि जो मैंने पिछले यानी कि इमेज में दिखाया था, सिमिलरली इसी तरीके से आगे मैंने वो शायद इमेज लगाया नहीं, गलती हो गई लगता है मेरे से, अरे बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया मैंने। चलो, मेरा ये इमेज गलत लग गया है यहाँ पे। मैंने एक इमेज लिया था, उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन को इस तरीके से दिखाया गया था। सपोज यहाँ पर बहुत ही रेयरिटी में कोई स्पीसीज है, मतलब प्लांट मतलब प्लांट स्पीसीज, उसके बाद कुछ उससे बड़ी स्पीसीज इस तरीके से, फिर उसके बाद कोई हल्के हल्के सॉफ्ट वुड ट्रीज इस तरीके से, ठीक है, जो इस तरीके से होते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद हार्डवुड ट्रीज बड़े बड़े इस तरीके से। चलो, नहीं इमेज मिला तो हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। चलिए, हमने बना भी दिया, समझ लिया। चलो, हमने मतलब जुगाड़ निकाला, इंडिया वाले वैसे भी जुगाड़ में आ गए, ठीक है। सक्सेशन इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ द डायरेक्शनल चेंज इन द वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो सक्सेशन है यानी कि उपक्रम है, वो क्या है, एक यानी कि यूनिवर्सल मतलब प्राकृतिक क्या है, प्रोसेस है, एक यानी कि प्रोसेस है किसके लिए, डायरेक्शनल चेंज, यानी कि हमारे वेजिटेशन में एक डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में, जैसे मान लो आप नदी के किनारे खड़े हैं, ये कोई नदी है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर खड़े हैं आप, नदी के किनारे क्या बहुत बड़ा वेजिटेशन देखने को मिलता है, नहीं, कुछ छोटा वेजिटेशन। जैसे ही आप उधर आगे और बढ़ते हैं तो उससे भी बड़ा वेजिटेशन, जैसे उससे आगे बढ़ते हैं तो उससे भी बड़ा वेजिटेशन। तो इस तरीके से हमें ये क्या देखने को मिल रहा है, एक डायरेक्शन है, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग चलें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है वेजिटेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। वही यहां पर बात कही गई है, यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ द डायरेक्शनल चेंज इन द वेजिटेशन, वेजिटेशन में चेंज है, ठीक है, डायरेक्शनल चेंज है वो ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल, मतलब इकोलॉजिकल, ठीक है, मतलब इकोलॉजी जिसे बोलते हैं उसकी टाइम स्केल के, मतलब कुछ समय दिया गया उसके अंदर, यानी कि एक समय, एक टाइम पीरियड के अंतर्गत कुछ इकोलॉजिकल अगर परिवर्तन आए, मतलब आपने इकोलॉजी के बारे में सुना ही होगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड आपका इकोलॉजी। और उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, वेजिटेशन के बारे में या टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे सक्सेशन। जो सक्सेशन है वो अकर करता है, कब होता है, व्हेन अ सीरीज ऑफ द कम्युनिटीज रिप्लेस बाय वन अनदर ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आइदर नेचुरल और मैन मेड। कहने का मतलब यहाँ पर इस लाइन को बहुत अच्छे समझिए, बहुत कुछ छुपा इसके अंदर है, ठीक है, इस लाइन से इस लाइन तक, ठीक है, इस लाइन से कि सक्सेशन मतलब उपक्रम जो है वो कब होता है, ठीक है। देखिए, सक्सेशन जो है वो कब आएगा, आपको देखने को मिलता होगा कि वेजिटेशन जो होती है, या तो उसे आदमी काटता है फिर से नए पेड़ उगते हैं, या तो ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए, बहुत बड़ा सूखा पड़ जाए, बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पेड़ झुलस जाएंगे, तो ये एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है। तो ये कब आएगा, जब आदमी अगर पेड़ काटे या उसमें कोई परिवर्तन लाए, खेत का बना ले, अपने पेड़ को काट काट के बड़े पेड़ काट काट के अपने घरों को बना लिए, और यानी कि खेतों को बना ले,
तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है दो प्रकार से, एक तो नेचुरल हो सकता है या तो आपका मैन मेड हो सकता है। दो प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो जाए। डिस्ट्रक्शन मतलब चीजों को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूज होता है वन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अनदर कम्युनिटी अंटिल द स्टेबल मेच्योर कम्युनिटी डेवलप्स। यानी कि ये प्रोसीजर जो है ये तब तक चलता रहता है जब तक यानी कि एक दूसरी कम्युनिटी स्टेबल नहीं आ जाती है। कम्युनिटी मतलब पहले पहले क्या होगा, आप एक ऐसे प्लांट्स देखेंगे जो साल भर में पैदा होंगे और खत्म हो जाएंगे, फिर उससे बड़ा 2-4 साल तक चलने वाले, फिर उससे बड़े 10 साल तक चलने वाले, उससे बड़े हजारों साल सॉरी सैकड़ों साल तक चलने वाले। हजारों साल तक मैंने सब पेड़ अभी नहीं देखा है, ठीक है। सैकड़ों साल तक चलने वाले ऐसे पौधे होते हैं, उसी में एक लार्ज वेजिटेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आखिरकार आपने देखा कि जो पहले प्लांट था वो खाली साल तक चल रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, 4-5 साल तक चलने वाले या 10 साल तक चलने वाले से। 10 साल तक चलने वाले को किससे रिप्लेस किया गया, 50 साल तक चलने वाले से, और 50 साल वाले को रिप्लेस किया गया सैकड़ों साल तक चलने वाले से। तो मतलब क्या हुआ, एक मैच्योर यानी कि आपको कम्युनिटी देखने को मिल रही है एट द लास्ट, जो यानी कि सैकड़ों साल तक जी रही है, ठीक है। सक्सेशन इज ए प्रोग्रेसिव सीरीज, यानी कि सक्सेशन क्या है, एक प्रोग्रेस सीरीज है। आपने देखा होगा कि जब नदी के किनारे से मैं बता रहा था या मतलब एक डेजर्ट के किनारे से मैं बोलूं तो आपको देखने को मिलता होगा कि पहला वेजिटेशन जो है वो यानी कि क्या है, छोटा है, उसके बाद उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, एक प्रोग्रेसिव सीरीज है। मतलब प्रोग्रेस हो रही है, मतलब बड़े की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना क्या होगा, प्रोग्रेस हुई ना भाई। हम लोग यानी कि कोई यानी कि जब इकोनॉमी में हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें क्या सीखते हैं कि कोई भी चीज यानी कि जब नीचे से ऊपर ग्राफ जाता है तो मतलब प्रोग्रेस, सिंपल। और जब ऊपर से नीचे आए तो मतलब यानी कि डेफिसिएशन या मतलब लॉस में हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ द चेंज है विच यानी कि लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेटिवली स्टेबल एंड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यानी कि यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो होती है जो स्टेबल यानी कि पॉइंट्स यानी कि या स्टेबल यानी कि कम्युनिटी देखने को मिलती है, जिसे हम मैच्योर कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं। पिक्चर तो गलत लगी है, यहाँ पर मैंने जो दिखाने की कोशिश करी है वो ये फिगर है, इतना, इसको समझे, इतना फिगर है, ठीक है। इस फिगर के अंदर सब कुछ सब छिपा है। समझदार बच्चे होंगे तो समझ लेंगे, नहीं समझदार है तो समझने की कोशिश करो, ठीक है। फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया, पहला जो प्लांट है वो क्या करता है, किसी एरिया को कॉलोनाइज करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायनियर। मतलब किसी एरिया के अंदर शुरुआती बिंदु में यानी कि जो साल भर तक जीने वाला मैंने प्लांट बताया था वो यहाँ पर पायनियर है। जो फाइनल स्टेज में यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो यानी कि ऐसा स्टेज जो फाइनल स्टेज होती है जहां पर हमें यानी कि लास्ट स्टेज पर जो पौधे देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी या फिर यानी कि मैच्योर कम्युनिटी, ठीक है। स्टेज लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड सक्सेशनल स्टेज और द सेरेस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो स्टेज जहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि लीडिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जहां पर हमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिल रही है, यानी कि उसे हम लोग क्या देखने में पा रहे हैं कि एक सक्सेशनल स्टेज देखने को मिल रही है जिसको हम लोग सेरेस के नाम से जानते हैं। सीरीज मत बोलना, ये सेरेस है, ठीक है। सक्सेशन इज कैरेक्टराइज बाय फॉलोइंग, यानी कि सक्सेशन है जो उसको कुछ यानी कि तरीके से क्या बोलते हैं उसका यानी कि विश्लेषण किया गया है या उसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे यहाँ पर पहला बताया गया है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखिए, जब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी the shift of nutrients from the reservoir, increased diversity of organism is increased niche development and gradual increase in the complexity of the food webs। कहने का मतलब सिंपल तरीका है, समझ लो बात को, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। देखिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, किसी चीज की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट कितना कहां से कहां तक शिफ्ट हो रहा है, किस रिजर्वायर के द्वारा हो रहा है, कहां पर हमारी डायवर्सिटी जो है इंक्रीज हो रही है। देखो, ये जो हमारा यानी कि सक्सेशन है, सक्सेशन के अंदर आप देखेंगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे बायोडायवर्सिटी भी बढ़ती जाएगी और आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी ज्यादा संख्या में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैच्योर कम्युनिटी आ रही है, वहां पर एक ज्यादा से ज्यादा इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा निशेस देखने को मिलेगी। हर एक फंक्शन यानी हर एक स्पीसीज अपना निश को यानी कि फॉलो कर रहा होगा, तो डिफरेंट टाइप की आपको निशेस देखने को मिल जाएंगी। और निश को मैंने पहले भी बताया था, निश क्या होता है, एक फंक्शनल रोल होता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का जो उसको यानी कि वो करती है, जिसके द्वारा वो जानी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से हमें यानी कि एक हमारी फूड वेब जो होगी कॉम्प्लेक्स फूड वेब देखने को मिलेगी। मतलब कोई आदमी कहां से भोजन खा रहा है, कोई कहां से खा रहा है, कोई किसी को भक्षण करके खा रहा है, कोई मतलब सिंपल ये है कि सीधा नहीं होगा कि जैसे एक सर्कल वे में भोजन चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, फूड चेन नहीं होगी, यहाँ पर फूड वेब होगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी भोजन अगर खाएगा
तो मतलब ये नहीं होगा कि सीधा अगर वहीं से मिलेगा तो वहीं खाऊंगा, अगर उसे नजदीक ऐसा कुछ लग रहा है कि इसको मैं खाकर पचा सकता हूँ तो उसको खा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राइमरी सक्सेशन की बात करेंगे, लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो गए, चलो कोशिश करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन क्या है? इन अ प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ टेरेस्ट्रियल साइट, द न्यू साइट इज द फर्स्ट colonized by the few hardy pioneers species that are often microbes, lichens and the mosses। सिंपल तरीके में बोलूं तो क्या होगा, जो मैंने 1 साल का बच्चा यानी 1 साल का जो पौधा बताया था उसको, यानी यहाँ पर एक हार्डी हार्डी बुशेस यानी कि हार्डी क्या बोलूं मैं, हार्ड वे में होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, और उसके द्वारा जैसे आपने सुना होगा माइक्रोब्स, लाइकेंस, ठीक है, मॉसेस, ये क्या करते हैं, एक किस्म से प्राइमरी सक्सेशन को देखने को मिलता है इनके बीच में। ठीक है, पायोनियर ओवर ए फ्यू जनरेशन अल्टर द हैबिtat कंडीशन बाय देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो पायोनियर है, पायोनियर मतलब यानी कि जो मैंने अभी बताया था शुरुआती दौर का एक पौधा या यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पायोनियर जो है यानी कि ओवर ए फ्यू जनरेशन, कुछ जनरेशन के बाद अल्टर मतलब विभेद करता है क्या, द हैबिtat कंडीशन देयर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ में यानी कि कुछ परिवर्तन लाता है, अपने डेवलपमेंट में कुछ परिवर्तन लाता है। डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ दो बोथ आर द यानी कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। डेवलपमेंट आप देखेंगे क्वालिटेटिव है, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें वो क्वांटिटेटिव है, कितनी ग्रोथ हुई बोलते हैं, और डेवलपमेंट को कितना डेवलपमेंट हुआ ये नहीं बोलते, आप ये बोलते हैं इतना डेवलपमेंट हो चुका है, हम इतने डेवलप हो चुके हैं, दैट इज अ क्वालिटेटिव, कितनी क्वालिटी में। ठीक है, these new conditions made conducive to the establishment of the additional organism that may subsequently arrive at the site. The pioneer through their death and decay leaves patches of the organic matters in which small mammals can live। यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो पायनियर जो है यानी कि थ्रू देयर यानी कि डेथ या डिके हो जाते हैं, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है बहुत से छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स देखने को मिलता है कि वो लाइव रहते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर यानी कि आपको ऐसा मैटर जो यानी कि ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है। ठीक है, द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय दीज पाइनियर, यानी कि जो पाइनियर को मैंने बताया था पाइनियर स्पीसीज के द्वारा, उनके द्वारा यानी कि क्या ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन एंड डिसॉल्व and each the substratum release nutrients and to the substratum organic debris accumulates in the pocket and crevices, providing the soil in which seeds can become logged and grow. As the community of the organism continues to develop, it become more diverse and complexion increase, but at the same time अगर सेम समय पर देखा जाए न्यूनेस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, यानी कि अगर उसी समय पर हम देखें कि एज द कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूज टू डेवलप, यानी कि जैसा कि हमें मालूम है कि कम्युनिटी जो है ऑर्गेनिज्म की डेवलप होती है, इट बिकम मोर डाइवर्स, बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलने लगेगा, इंक्रीज होगी बड़े स्तर पर, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या, नई नई निशेज जो होंगी वो भी डेवलप होंगी। द पायनियर स्पीसीज डिसअपेयर, जो पायनियर स्पीसीज वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एज द हैबिटेट कंडीशन चेंज, क्योंकि जो हैबिटेट की कंडीशन थी उनकी चेंज हो गई है, एंड इन्वेजन ऑफ द न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज उनके ऊपर आक्रमण करेंगी प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, लीडिंग एट द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग कम्युनिटी, जो पहले की कम्युनिटी उसको रिप्लेस कर देंगी। अब बात आ रही है यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन। क्या है सेकेंडरी सक्सेशन, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए मेरे मित्रों, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन प्लांट्स रिकॉग्नाइज एन एरिया इन विच द क्लाइमेट कम्युनिटी हैज बीन डिस्टर्ब्ड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जहां पर पहले से यानी कि कोई कम्युनिटी थी वो पूरी डिस्टर्ब्ड हो चुकी है। ठीक है, डिस्टर्ब्ड मतलब ये मतलब यहाँ पर बात है कि कोई यहाँ पर पहले से कोई कम्युनिटी थी वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, उसके बाद जो दोबारा से कोई यानी कि एक सक्सेशन यानी कि एक नई प्रजाति वहां पर पनप रही है धीरे 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 धीरे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक सेकेंडरी सक्सेशन की कम्युनिटी या सेकेंडरी सक्सेशन का यानी कि एक प्रोसीजर वहां पर हो रहा है। ठीक है, जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें हमें ये देखने को मिलता है, secondary succession is the sequential development of the biotic communities after the complete or the partial destruction of the existing communities। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है
वो क्या है, एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट है। सीक्वेंस में मतलब एक अनुक्रम है उनका कि इस तरीके से ये डेवलप होता है, इस तरीके से बढ़ेगा बायोटिक कम्युनिटीज का। आफ्टर द कंप्लीट यानी कि कब कंप्लीट होगा, और द पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। A mature or intermediate community may be destroyed by natural events। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक मैच्योर, क्या मतलब, एक मैच्योर और इंटरमीडिएट कम्युनिटी जो है उसको क्या हो रहा है, मे बी डिस्ट्रॉयड, उसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है नेचुरल इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स के जैसे उसमें बात करें, जैसे जैसे क्यों हो रहा है ये, सिंपल मैं ये बता रहा हूँ यार। आखिरकार सेकेंडरी सक्सेशन जब प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है तो सेकेंडरी आने की क्या जरूरत है, आएगा, क्यों आएगा वो समझो। देखिए वो तब आता है जब मतलब फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, फायर आ गया, ठीक है, फायर मतलब आग लग गई जंगल में तो सारा खत्म, फ्लड आ गई पूरा खत्म, ड्रॉट आ गया सब सूख गया, ठीक है, स्टॉर्म्स मतलब बहुत बड़ा यानी कि तूफान आया, सब खत्म करके चला गया। बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब आदमी भी कोई ज्यादा खराब यानी कि बहुत अच्छा आदमी नहीं है, सीधा काटता है पेड़ को एकदम। अगर आदमी अपने आप पर आ जाए, अगर गवर्नमेंट आज छूट में कर दे तो सारे जंगल काट डालेगा, अपने घर लाकर भर लेगा, मैं इतना जला लूंगा, इतना ये कर लूंगा, इतना मेरे दापुर मेरे बेटे कर लेंगे, उसके आने वाली नस्ल सबके लिए रख लेगा वो, उसके पास जगह हो चाहे ना हो। बिकॉज कहते नहीं है, डिमांड्स आर नॉट लिमिटेड, उनकी डिमांड जो है अनलिमिटेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए सभी यानी कि आदमी के द्वारा यानी कि इनको काट दिया जाएगा, तो तब वहां पर जो नया यानी कि स्पीसीज जनरेट होगी वो किसके द्वारा होगी, सेकेंडरी सक्सेशन के द्वारा। This abundant farmland is first invaded by the hardy species। यानी कि ये जो यानी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फार्मलैंड देखने को मिल रही है, ये किसके द्वारा यानी कि इन्वेडेड की जा रही है, हार्डी स्पीसीज के द्वारा, बड़ी स्पीसीज के द्वारा। हार्ड जो है ग्रासेस एंड कैन सर्वाइव इन अ बेयर सन बैग्ड सॉइल, यानी कि वहां पर यानी कि हमें देखने को मिला है जहां पर यानी कि डायरेक्ट सन की लाइट उनके ऊपर पड़ेगी। These grasses may be soon joined by tall grasses। ये जो grasses हैं वो आगे चलकर यानी कि क्या हो जाएंगी, बड़ी बड़ी grasses को ज्वाइन करेंगी और यानी कि herbaceous plant, ठीक है। दूसरी बात है these dominate the ecosystem for some years। यानी कि ये सभी इकोसिस्टम को यानी कि डोमिनेट करेंगे फॉर सम ईयर्स के लिए अलॉन्ग विद, इसमें अगर देखने को मिलेगा कुछ एक्टिविटीज यानी कि हमें देखने को छोटे छोटे स्तर पर देखने को मिला, माइस होगा मतलब चूहा, ठीक है, रैबिट, इंसेक्ट्स, सीड ईटिंग बर्ड्स, यानी कि कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। इवेंचुअली सम ट्रीज कम अप इन द एरिया, कुछ यानी कि जो ट्रीज हैं वो भी यानी कि इन क्षेत्रों में आने लगेंगे धीरे धीरे। सीड्स ऑफ ईच सीड ऑफ विच मे बी ब्रोट बाय विंड, यानी कि कुछ ऐसे यानी कि आपको देखने को मिलेगा कुछ सीड्स होंगे विंड्स के द्वारा वहां पर आने लगेंगे, ठीक है, और द एनिमल उनको लेकर आ जाएंगे। एंड ओवर द ईयर कुछ समय बाद फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप्स, यहाँ पर यानी कि एक जंगल का जो यानी कि कम्युनिटी है, एक जंगल की जो यानी कि समूह है वो जनरेट हो जाएगा, एक डेवलप हो जाएगा। दस द अबंडेंट फार्मलैंड ओवर ए पीरियड बिकम्स डोमिनेट ट्रीज एंड द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए फॉरेस्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि जो फॉर्म यानी कि जो एक यानी कि जो खाली जगह पड़ी थी वो आज एक फार्मलैंड यानी कि एक फॉरेस्ट फार्मलैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें यानी कि आखिरकार डिफरेंस क्या है प्राइमरी और यानी कि सेकेंडरी सक्सेशन में। द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सक्सेशन, द सेकेंडरी यानी कि सक्सेशन जो है स्टार्ट करता है अ वेल डेवलप्ड सॉइल ऑलरेडी, यानी कि वहां पर हमें बहुत डेवलप्ड यानी कि सॉइल मिल जाती है, पहले कोई थी वहां पर बाद में आ गया। लेकिन प्राइमरी में तो ऐसा नहीं था, प्राइमरी में पहले यानी कि किनारे पर या कहीं पर यानी कि नए यानी कि मतलब पायनियर स्पीसीज आया, फिर उससे बढ़कर कोई स्पीसीज आई, फिर उससे बढ़कर कोई स्पीसीज आई, इस तरीके से धीरे 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 पूरा डेवलप हो गया, ठीक है। दस द सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर, यानी कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो ज्यादा फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन से। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में वेल डेवलप्ड यानी कि सोइल नहीं थी, प्राइमरी डेवलप में वेल डेवलप्ड यानी वहां पर पूरा स्ट्रक्चर नहीं था, ना ही उतनी यानी वहां पर हार्डी बुशेस थी, ना ही वहां पर इतनी घास थी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ पहले से मिल गया और ये पनप गया, ठीक है, यही डिफरेंस है इसके बीच में। अब बात करेंगे ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। व्हेन ए सक्सेशन ऐसा सक्सेशन when a succession brought about by living inhabitants of that community itself, process is called the autogenic succession, while the change brought about the outside forces is known as the allogenic succession। देखिए बात समझिए मेरी बात, ऑटोजेनिक मतलब स्वयं के द्वारा, एलोजेनिक मतलब बाहरी के द्वारा, सिंपल ये बात, ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। ये आता है, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोजेनिक एंड द
ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो वो सक्सेशन जिसमें यानी कि कोई सक्सेशन ऐसा हो रहा है जिसमें यानी कि उसके बाहरी फैक्टर्स यानी कि इन्वॉल्व ना हो, उसके अंदरी यानी मतलब उसी यानी कि कम्युनिटी या उसी कम्युनिटी के अंदर रहने वाले ही लिविंग बीइंग या मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको यानी कि फैक्टर की तरफ प्रभाव कर रहे हैं, उसको यानी कि डिस्ट्रॉय करने में या उसको यानी कि उस कम्युनिटी को सक्सीड करने में मदद यानी कि उसको उस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो उसे बोलेंगे ऑटोजेनिक, मतलब उसी के। लेकिन अगर कोई बाहर से उसमें इंटरप्शन देखता है, जैसे आपने मैन मेड बताया, तो मैन क्या है, उससे बाहर से आया, उसको यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया, या मतलब ड्रॉट आई पूरा यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऑटोजेनिक हो गया। अब बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड द हेटेरोट्रॉफिक, इन विच इनिशियली ग्रीन प्लांट्स initially the green plants are much greater inequality equality is known as the autotrophic succession। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसमें हमें यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो मच ग्रेटर क्वालिटी में है, उसको क्या जाना जाता है, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन के नाम से जाना जाता है। एंड द वन इन विच यानी कि ऐसा जिसमें यानी कि हेटेरोट्रॉफिक आर ग्रेटर इन क्वांटिटी इज नोन एज द हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। मतलब सिंपल है यार, देखिए ऑटोट्रॉफिक मतलब ये हुआ जिसमें यानी कि ऑटोट्रॉफिक मतलब अंदर रहने वाले सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या ज्यादा है यानी कि उस सक्सेशन को लाने में, तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में बात करें जिसमें हेटेरोट्रॉफिक की संख्या ज्यादा हो जैसे हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन बोल देंगे। सक्सेशन जो है वुड अकर, कब अकर होगा, फास्टर इन एरिया एग्जिस्टिंग ऑफ द मिडल ऑफ द लार्ज कंटिनेंट, ठीक है। दिस इज बिकॉज हियर ऑल द propagales or the seed of the plants belonging to the different sayers would reach much faster, establish and the ultimately result in the climax community। सिंपल है यार, पढ़ लेना, बाकी मेरा मुंह दर्द करने लगा है पढ़ाते पढ़ाते। मिलेंगे एक नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।